3 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 72 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम उसकी केस स्टडीज और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केस स्टडीज को स्टार्ट करते हैं जी। केस स्टडी 1 बाय 1, अगर किसी केस स्टडी में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए जी। 23B की तरफ आइए। कह रहा है अलीशा ए सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर द मैनेजर ऑफ ए थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months एंड बाबर इंगेजेस टू पे हर ₹100 फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। आपको याद है मैंने आपको इस एग्जांपल के बारे में कहा था कि ये एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे ज्यादा डिस्कस हुई है डिफरेंट एंगल से, कभी प्रोमिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी प्रोमिजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। On 6 nights, Alisha willfully absents herself from the theatre, and Babar in consequences rescinds the contract. अच्छा, अलीशा willfully absent होती है। अब जाहिर है ये उसके breach of contract है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीड टर्म्स के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और बाबर जो एग्रीड पार्टी, इसके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है और कंपनसेशन पे कर सकता है। लेकिन उसने ये अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछी। उसने कहा है कैन अलीशा क्लेम एनी पेमेंट ऑफ वर्क ऑलरेडी डन, क्या ऑलरेडी जो पेमेंट की गई है, ऑलरेडी जो काम किया गया उसकी पेमेंट डिमांड कर सकती है? इसका जवाब है यस, कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो कंसेप्ट है ये ज्यादा जो इसका रिलेशन है वो नेक्स्ट चैप्टर से है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे क्वांटम में रूट। ठीक है, क्वांटम में रूट का मतलब होता है क्वांटिटी अर्न, जितना काम किया है उतने पैसे मिल। ठीक है, जितना काम किया है उतने पैसे मिलेंगे। क्वांटम में रूट का मतलब क्या है? एज मच एज इज अर्नड, जितना काम किया उतने। तो अगर कोई पर्सन पार्टली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है तो क्या उसने जितना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया उसको उतने पैसे मिलेंगे? इस एग्जाम्पल को पढ़ के लग रहा है कि मिलेंगे, और इसमें केस में मिलेंगे भी, लेकिन याद रखिए कंप्लीट रूल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में जाके हम स्टडी करेंगे, डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं डिविजिबल होते हैं, उनमें पार्शली कॉन्ट्रैक्ट का भी फायदा होता है, उसे परफॉर्म किया जा सकता और उसकी बेस के ऊपर पैसे ले। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका फायदा तभी होता है जब वो कंप्लीट हो। पार्टली परफॉर्म्ड क्या फायदा नहीं। जैसे फर्ज कीजिए आपसे फीस ली जाए और आधा सिलेबस बढ़ा के आपको कह दी जाए बस आधी फीस आप वापस ले लीजिए, क्या आप आधी फीस वापस? आप कहेंगे सर अब हमने किसी दूसरी जगह पे जाना है, वो बंदा तो हमसे पूरी फीस लेगा। तो आपने तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टली परफॉर्म किया है, लेकिन आपके पार्टली परफॉर्म का हमें फायदा कोई नहीं है, हम पास थोड़ी हो सकते हैं। अगर इसकी बेस पे घर बैठ जाते हैं और कहीं और नहीं जाते फिर भी हम फेल हो जाएंगे, और अगर कहीं और जाते हैं तो हमें पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, तो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिविजिबल है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो डिविजिबल नहीं होते। अब ये डिविजिबल से क्या मुराद है, डिविजिबल ना होने से क्या मुराद है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डिविजिबल से मुराद है कि पार्टली परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी आपको फायदा हो। तो यहां पे इस केस में क्या जो हर परफॉर्मेंस है उसका अलहदा से फायदा होता है थिएटर वाले को, उसकी अलहदा से टिकट्स की सेल होती है? बिल्कुल। तो यहां पे उसको रिकवरी होगी अलीशा को जो पास्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या होता है, पार्टली परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ना। यहां पे क्या कंसेप्ट है कि पार्टली परफॉर्म जो उसने किया है उतने उसको पैसे मिलेंगे। क्लियर हो गया 23B? लेकिन याद रखिएगा ये आधा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। हाँ जी, इसके साथ एक लफ्ज लिखने थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्वांटम में रूट, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और कोई केस स्टडी जी? हाँ, यही अगर पेपर में आ जाता है हमें कैसे पता चलेगा कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है कि डिविजिबल नहीं है? ये चीज सिखानी है, ये चीज सिखानी है, ये नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। अभी तो सिर्फ आपको कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि एक ये भी कंसेप्ट होता है कि आधा अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया कुछ नहीं किया तो पैसे मिलेंगे अगली पार्टी को आधे या नहीं मिलेंगे, डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। नेक्स्ट 28 कह रहा है आजम ए बिल्डर
contracts to erect and finish a house by the 1st of January in order that Babar may give possession of it to of that time to Qasim to whom Babar has contracted to let it। अच्छा, इस तरह का कोई MCQs में भी क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता है कि बिल्डर ने कहा मैं 1 जनवरी को आपको बिल्डिंग बना के दे दूंगा, आप 2 जनवरी को आगे इसको रेंट आउट कर दीजिएगा, सी को कासिम को। टू whom बाबर हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट इट, और बाबर के साथ कासिम ने एग्रीमेंट, यानी ए ने बी से कहा मैं आपको बिल्डिंग बना के दे दूंगा, बी ने सी से कहा कि जी अगले दिन मैं आपको रेंट पे दे दूंगा। आजम इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाबर एंड कासिम, ये सबसे अहम लाइन है, इसको अंडरलाइन करें। इसका मतलब है आजम को बता दिया गया कि भाईजान जब आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे उससे अगले दिन हम एग्रीमेंट कर चुके हैं रेंट पे देने का। Azam builds the house so badly that before the 1st of January it falls down and has to be rebuilt by Babar। ठीक है, आजम ने इतने बुरे तरीके से उसको बनाया कि वो गिर गया और आजम को उसको रीबिल्ड करना पड़ा, रिपेयर करना पड़ा। ये जी बाबर को क्या ये बाबर ने जो रीबिल्ड करने पे, रिपेयर करने पे खर्चा लगाया है, ये आजम से डैमेजेस क्लेम करने चाहिए? क्योंकि उसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से नुकसान हुआ है, उसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से नुकसान हुआ है। ये तो हमारा डायरेक्ट लॉस हो गया, जिसको हम ऑर्डिनरी डैमेजेस शाबाश कहते हैं। फिर इसके बाद क्या कहता है वो, who in consequences loses the rent which he was to have received from कासिम, और जो रेंट था उसको वो भी नहीं मिला, जाहिर है 2 महीने एक्स्ट्रा लगे तो 2 महीनों का रेंट भी इसको नहीं मिला होगा। एंड इज obliged to make compensation to कासिम for the breach of his contract, और ना सिर्फ ये कि रेंट का लॉस हुआ बल्कि एग्रीमेंट हो चुका था कि हम रेंट पे देंगे बिल्डिंग को, तो जो उस एग्रीमेंट को भी अब जाहिर है उसकी भी ब्रीच हुई ना, वो भी टाइम पे पूरा नहीं हुआ। तो कासिम ने कहा भाईजान 2 महीने अब आपने डिले किया है, मुझे रेंट नहीं दिया, मैंने इधर दुकान खोलनी थी और उस पर फॉर एग्जाम्पल बिजनेस करना, अब उसका मुझे लॉस पे कीजिए। लॉस भी पे किया गया। अब ये जो लॉस ऑफ रेंट है और कंपनसेशन पे की गई थर्ड पार्टी को, ये कौन सा डैमेजेस है? स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस का रूल क्या है? ये तो पे होने ही होने हैं। स्पेशल डैमेजेस का रूल क्या है? उसी वक्त पे होने हैं जब पता होगा, इन्फॉर्म हो। क्या इनको पता था? एक बिल्कुल पता था, आजम को पता था। इसका मतलब है बाबर उससे रिकवर करवा सकता है रीबिल्डिंग कॉस्ट भी, बाबर उससे रिकवर करवा सकता है स्पेशल डैमेजेस भी, जो कि इस केस में 2 हैं, लॉस ऑफ रेंट और जो कंपनसेशन पे की गई थी उसको। ये क्लियर हो गया? 28 जिन भाई ने पूछा था, 28 किन्होंने पूछा था, क्लियर हो गया जी? चलिए और कोई क्वेश्चन जी? 31 ABC बैंक refused to honor the check issued by Alpha Training Center despite the fact that sufficient funds were available in ATC accounts. Wrongful dishonor of check. ATC filed a suit for damages stating that wrongful dishonor has adversely affected its goodwill. Comment whether ATC is entitled to receive any compensation from ABC Bank. क्या कंपनसेशन ली जा सकती है? हाँ, उसके गुडविल। और ये तो ऐसी कंपनसेशन है जो होनी ही होनी नहीं, जो इबरतनाक, क्या अल्लाह ने उसका लफ्ज क्या बोला था? नहीं, पिनिटिव नहीं, एग्जाम्पलरी थे और विंडिक्टिव थे, विंडिक्टिव थे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम 2 केसेस में लॉ, नॉर्मली लॉ का रूल क्या होता है कि हमने एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करना है, फॉल्टी पार्टी को पेनलाइज नहीं करना, एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करना। ठीक है, यानी अगर फर्ज कीजिए कोई फॉल्ट हुआ भी है लेकिन एग्रीव्ड पार्टी को नॉमिनल सा लॉस हुआ, तो आपको पता है फिर लॉ नॉमिनल बराए नाम अप्रूव डैमेजेस करता है, क्योंकि उसको नुकसान ही नहीं हुआ, चाहे फॉल्टिंग पार्टी का नुकसान हुआ, उसका फॉल्ट हो। तो नॉर्मल लॉ का रूल क्या है कि उन्होंने एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना है, फॉल्टी पार्टी को पेनलाइज नहीं करना। लेकिन 2 केसेस में ये रूल उलट हो जाता है। 2 केसेस में लॉ कहता है फॉल्टी पार्टी को हम पेनलाइज करेंगे, एक एग्रीमेंट टू मैरी इसका ब्रीच हो, और दूसरा रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। लेकिन इस रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक में वो कहता है जितनी अमाउंट छोटी होगी ना उतना बड़ा डैमेजेस अलाउ करेंगे। क्यों भाई? छोटी सी अमाउंट थी फिर भी तुमने उसको पेमेंट नहीं करवाई, हालांकि उसके अकाउंट में पैसे भी थे।
छोटी गुडविल इफेक्ट होती है। अच्छा ये बताइए, उसमें ये लिखा हुआ था, शायद लेक्चर में ये कंसेप्ट डिस्कस नहीं हुआ था, गुडविल डैमेज हुई है तो क्या ये प्रूफ करना है कोर्ट में? ट्रेडर जो होता है ना, जो बिजनेसमैन है, उसको प्रूव नहीं करना, उसकी मार्केट रेपुटेशन। लेकिन जो नॉन ट्रेडर है, जैसे मैं नॉन ट्रेडर हूं, मेरा भी बैंक में अकाउंट है, आपका भी शायद बैंक में अकाउंट होगा, लेकिन वो आप नॉन ट्रेडर है, मैं भी नॉन ट्रेडर हूं, हमें गुडविल को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन राइज का जो अकाउंट है, इनको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, ये ट्रेडर, ठीक है, बिजनेसमैन, ठीक है, कंपनीज का अकाउंट, बिल्कुल वो ट्रेडर का अकाउंट है, उनको प्रूव नहीं करना। तो यहां पे एग्जाम्पली डैमेजेस कवर करवा सकते हैं, और ये ट्रेडर लग रहा है इसमें, तो इसका मतलब है कि इनको प्रूव भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन से सोल्यूशन में शायद लिखा हुआ है कि प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन हाँ प्रूफ, क्योंकि अल्फा ट्रेनिंग सेंटर नाम से जाहिर है कि ट्रेनिंग को कॉलेज वगैरह है, कोई इंडिविजुअल नहीं है। 31 है उसमें ट्रेडर, 31 में नॉन ट्रेडर, इसलिए 31 में प्रूव करना हो तो 30 में प्रूव नहीं करना होगा। अच्छा 30 में उसने क्या बताया हुआ क्लियरली? 30 में और 31 में क्या फर्क है? 31 में अल्फा ट्रेडिंग सेंटर, वो ट्रेडिंग नहीं, वो ट्रेनिंग है। अच्छा अल्फा ट्रेडर्स है, तो यहाँ पे तो चले हमें पता चल गया 30 नाम से, एग्जाम में कैसे पता चलेगा? हाँ, तो मेरा ख्याल है इसमें अजम्पशन लेके कर दें, ये लिख दें कि इट इज अज्यूम दैट एटीसी इज ट्रेडर, एटीसी इज ट्रेडर। जाहिर है हर एक जिसके नाम में ट्रेडर हो, लाजमी तो नहीं, इंडिविजुअल भी तो ट्रेडर हो सकते हैं। 33 Hakim with his wife and children booked a ticket for midnight train to be transported to a particular place where he lived. They were transported to a wrong place and they had to walk several miles on a drizzling night, and as a result his wife caught cold and he had to incur some medical expenses. Comment whether Hakim is entitled to receive any compensation from train company. डाइवो में बैठे होने का इस्लामाबाद जाना, उन्होंने पिंडी में उतार दिया। अब वो फैमिली पिंडी से इस्लामाबाद पैदल गई, अब रास्ते में वाइफ की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, ठंड ज्यादा थी, फ्लू हो गया, क्या मेडिकल एक्सपेंसेस हो? अच्छा ये केस कौन सा भला? फिजिकल इनकन्वीनियंस। ला कहता है फिजिकल इनकन्वीनियंस के डैमेजेस इनको मिलेंगे, लेकिन ये जो पैदल चलने से बीमार हो गए हैं, ये रेयर चांस होता है, क्योंकि पैदल चलने से ज्यादा से ज्यादा बंदा थक जाता है। हाँ लेकिन बिल्कुल ठंड में बीमार, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टर का कसूर नहीं था, ठंड होने की वजह से। ला ये कहता है ये रिमोट चांसेस हैं कि कोई बीमार हो, ज्यादा चले, इसलिए इनको कोई स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेंगे। हाँ डैमेजेस फॉर फिजिकल इनकन्वीनियंस पैदल चलने की वजह से किएंगे, या अगर ये ज्यादा मुनासिब ये होता कि वहां से कोई टैक्सी पकड़ते, इस्लामाबाद पहुंच जाते, और टैक्सी के जो एक्सपेंसेस हैं ये इनका ऑर्डिनरी डैमेज होता, ये क्लेम कर लेते, लेकिन वो पैदल चले तो फिजिकल इनकन्वीनियंस की वजह से जो डैमेजेस होंगे वो क्लेम कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस लॉ कहता है यहां पे क्लेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट 34 Thou sold tires to Naveed who contracted not to resell them or offer them for sale at a price below thou's list price। ठीक है, कहा बिल्कुल ठीक है। राइज वालों ने बुक पब्लिश की, राइज वालों ने कहा जी हम 500 की बेचेंगे, साथ पब्लिशर था, उसने कहा सर मेरे पास भी कस्टमर आते हैं, मेरे पास भी बुक्स लिखवा दें। राइज वालों ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन 500 से कम पे ना बेचना। उसने वादा किया 500 से कम पे नहीं बेचेगा, बाद में 400 पे भेजना शुरू कर दी। और स्टूडेंट कहने लगे वो देखो कॉलेज में जाएं तो महंगी मिलती है, और ये इधर इसके पास जाए पब्लिशर के पास तो ये तो सस्ती देता है, तो कॉलेज कितना लूट रहा है। रेपुटेशन इफेक्ट हुई कि नहीं हुई? उसी तरह ट्रेडर की रेपुटेशन इफेक्ट हुई। उसने आगे क्या किया, ये एग्रीमेंट हुआ था कि अगर वो लिस्ट प्राइस से कम पे बेचेगा तो एक टायर के बदले में एवरी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट 500 रुपया अदा करेगा। 500 को अंडरलाइन कर लीजिए। लेटर नवीद सोल्ड टायर्स एट लेस देन लिस्ट प्राइस, दाऊद फाइल्ड ए सूट फॉर डैमेजेस ऑफ ब्रीच। कमेंट वेदर रिकवर्ड है करें। अच्छा बताइए मुझे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया जा सकता है, कोई अमाउंट लिखी जा सकती है कि अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया तो ये अमाउंट पे की जाएगी? ये तो एग्रीमेंट लिखा जाता है ना कि अगर किसी ने ब्रीच किया तो जो नुकसान होगा वो दूसरी पार्टी कंपनसेट करेगी, ये तो नॉर्मली लिखा जाता है और अंडरस्टूड भी होता है, ना भी लिखा जाए।
ऑर्डिनरी डैमेजेस के केस में अंडरस्टूड होता है। ऑर्डिनरी डैमेजेस का ना भी लिखा जाए ना, कोर्ट फिर भी अलाउ करता है। स्पेशल डैमेजेस का लिखा है, लेकिन स्पेशल डैमेजेस का ये लिखा जाता है कि जी इस केस ये आपके अमाउंट अगर लिख दी जाए, हाँ, उसे क्या कहते हैं, लिक्विड डैमेजेस। ठीक है, लिक्विड डैमेज। अच्छा, अगर तो अमाउंट रीजनेबल हो तो ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट अनरीजनेबली हाई मेंशन की गई है, जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में अनरीजनेबली हाई मेंशन की गई है, उसे क्या कहते हैं, पेनल्टी। ला उसको अलाउ नहीं करता, उसको अलाउ नहीं करता। वो एक क्वेश्चन में उसने कहा 1 लाख रुपया लिया इसने और मैं 2 लाख रुपए का एग्रीमेंट करवा लिया और कहा 2 लाख रुपए अदा करोगे। ये तो पहले दिन से पेनल्टी बेचारे को बढ़ गई, लाख रुपए की तो पेनल्टी बढ़ गई डबल। क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे भी हमने ये देखना है कि उन्होंने अमाउंट मेंशन कर दी है, ये लिक्विड डैमेजेस है। अच्छा, पेनल्टी को तो लॉ अलाउ नहीं करता, लिक्विड डैमेजेस का रूल क्या है, लॉ अलाउ करता है अप टू दिस अमाउंट, यानी जितना नुकसान हुआ होगा, जितना लॉस हुआ होगा रीजनेबल या एक्चुअल, वो कोर्ट अलाउ करेगा अप टू दिस अमाउंट। यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दें तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि ये अमाउंट ब्रीच पे आपको पे की जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि कोर्ट कहेगा कि जी जो रीजनेबल या एक्चुअल लॉस है वो पे होगा, क्योंकि रूल क्या है, कम एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना, यानी एग्रीड पार्टी का जितना नुकसान हुआ है वो करना। अगर हाई अमाउंट लिख भी दी गई तो कोर्ट क्या अलाउ करता है, हाई अमाउंट अलाउ नहीं करता, बल्कि एक्चुअल अमाउंट अलाउ करता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ डेट हाई अमाउंट। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ रहा है। अगर जब उसने कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमाउंट स्पेसिफाई कर दिए, कौन सा केस होगा, लिक्विड डैमेजेस का। अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट मेंशन कर दी, कौन सा केस होगा, लिक्विड डैमेजेस का। आपने ये डिसाइड करना है इसके बाद कि क्या ये अनफेयर वेरी हाई अमाउंट है कि रीजनेबल है। वेरी हाई अमाउंट हुई तो सीधा कमेंट कर देंगे नॉट अलाउड, और अगर एक रीजनेबल एस्टिमेट हुई तो हम कहेंगे ये अलाउ की जा सकती है। लेकिन अगर एक्चुअल लॉस इससे कम है, रीजनेबल लॉस इससे कम है, तो कोर्ट क्या अलाउ करेगा, कम वाला, कम वाली अमाउंट। अगर 5 लाख लिखा है, 3 लाख लॉस हुआ है, तो कोर्ट 3 लाख अलाउ करेगा। 2 लाख अलाउ। लिक्विड डैमेजेस भी एज इट इज अप्रूव नहीं हो जाते, बल्कि ये लिक्विड डैमेजेस मैक्सिमम लिमिट है, अगर रीजनेबल अमाउंट उससे कम है तो वो अप्रूव होंगे। ये बात समझ आ रही है? चलिए, अच्छा यहां पे क्वेश्चन ये है, ये 500 बताइए, ये केस तो आ गया लिक्विड डैमेजेस वाला, क्या ये रीजनेबल है कि नहीं? रीजनेबल नहीं है सर, कैसे? हाँ, ये पता नहीं। अच्छा, उसने बुक में कहा है सोल्यूशन में कि ये रीजनेबल है, मुझे नहीं पता। अगर वो टायर है ही 500 का फॉर एग्जांपल, या 200 का या 300 का, तो उसमें ये अमाउंट अनरीजनेबल होगी। हाँ, दो। और अगर फॉर एग्जांपल 5000 का है तो फिर रीजनेबल लग रही है। उस पर भी कोर्ट जब अलाउ करेगा ना, तो ये उससे पूछेगा भाई कितने की बेचते रहे हो, जितने का कम बेचते रहे हो उस हिसाब से हो सकता है कोर्ट एडजस्टमेंट करे। तो यहां पे क्वेश्चन के फैक्ट से ये पता नहीं चल रहा कि ये रीजनेबल है कि नहीं। इस पे पहुंच गए हम कि लिक्विड डैमेज, इस पे तो सारे पहुंच गए हैं ना, इस पे पहुंचना लाजमी। अगर इस पे कोई नहीं पहुंचा वो बड़ा मसला है कि ये लिक्विड डैमेजेस वाला केस है। अब इसके बाद ये डिसाइड करना है कि रीजनेबल है कि नहीं। उसने क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं की टोटल अमाउंट जिससे हम अंदाजा लगा लें। कभी मेंशन, भाई 10 लाख है, उसके ऊपर 10 लाख और जुर्माना देना पड़ा, रीजनेबल है क्या अनरीजनेबल? अनरीजनेबल है, पता चल गया है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री हुआ था, डिफॉल्ट पे 50% कर दिया गया, अनरीजनेबल। पता चल रहा है कहां 10 कहां 50, ठीक है। लेकिन यहां पे कोई चीज ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जिससे पता चल रहा हो, तो हम इफ करके आंसर कर देंगे। इफ करके आंसर करना बेहतर के अगर ये रीजनेबल है तो फिर ये अलाउ किया जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो हर एक टायर पे हो सकता है, लेकिन अमाउंट रीजनेबल होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह अमाउंट रीजनेबल होनी चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर कहेगा यार वो देख मैन्युफैक्चरर के पास जाके खरीदे वो महंगा देता है और ये सस्ता दे रहा है जी। जिस तरह से अगर टायर प्राइस है 1000 और वो डैमेजेस जो वो कहता है तुम पे करोगे वो भी 1000 है, तो फिर लॉ इसमें मतलब क्या करेगा, किस तरह?
देखिए एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगी हमने उसके ऊपर कमेंट नहीं करना, और वो वैसे भी डिपेंड करती है कितने टायर बेचे और किस रेट पे बेचे। हमने सिर्फ जनरल कमेंट करना है, अगर ये अमाउंट रीजनेबल है कोर्ट इसको अलाउ कर देगा, बस। और कोई क्वेश्चन? 37 का बी पार्ट। अच्छा बाकी क्लियर हो गए, बाकी में प्रॉब्लम तो नहीं। बी पार्ट में कह रहा है आजम बारोज रुपीज 1 मिलियन फ्रॉम बाबर एंड गिव्स हिम ए बॉन्ड ऑफ रुपीज 2 मिलियन। सारी कहानी इसी के अंदर, अमाउंट्स के अंदर। मैंने जब पहली दफा ये केस पढ़ा ना, अमाउंट्स के ऊपर गौर, अकाउंटेंट होते हैं आपको पता आदत होती है, मतलब लॉ पढ़ते पढ़ते आदत होगी। अकाउंटिंग का पेपर तो नहीं, अकाउंटिंग होता तो मैं आपसे कहता हर फिगर पे नोट कीजिए। तो मैंने कहा ये केस में सारा कुछ ठीक लग रहा है। बाद में जब मैंने देखा अमाउंट, मैंने कहा हो लिया 1 मिलियन का लोन है, और वादा कितने का किया है? 2 मिलियन का। पेएबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹400,000 विद द स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट होल शैल बिकम ड्यू। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, एग्रीमेंट के अंदर ये लिखना कि अगर डिफॉल्ट किया तो पूरी की पूरी अमाउंट इमीडिएटली पेएबल होगी, ये वैलिड है। और नॉर्मली बैंक के साथ जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई लोन का एग्रीमेंट करेंगे उसमें ये चीज लिखी होगी कि आपने डिफॉल्ट किया तो सारी की सारी अमाउंट इमीडिएटली पेएबल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? 1 मिलियन लेके 2 मिलियन का एग्रीमेंट किया गया, इसमें प्रॉब्लम है। वो याद है ना वो एक केस हमने पढ़ा था जिस फादर ने पेरेंटल इन्फ्लुएंस यूज करते हुए जितनी अमाउंट ड्यू थी उससे हायर अमाउंट का प्रॉमिसरी नोट ले लिया था बेटे से, याद है? और हमने कहा अनड्यू इन्फ्लुएंस, शाबाश, वाई डबल है। तो यहां पे उसने 1 मिलियन दे के 2 मिलियन का एग्रीमेंट करवा लिया, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, ये पेनल्टी की सेंस में आ जाता है कि ये तो पहले दिन से ही उसको बेचारे को पेनल्टी लगा दी। ठीक है, तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दो, तुम कोई 10% कर लो, 5, 6, 7, 8%, 12% कर लो, ये तो नहीं कि डबल कर लो। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है। क्लियर हो गया क्यों नहीं है? अमाउंट जो है वो पे कर रहा है ओवर एंड अबव, वो अनरीजनेबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रीजनेबल तक लगा सकते हैं। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रीजनेबल तक लगा सकते हैं। अगर वो अनरीजनेबली हाई है, ठीक है, तो ये इंडिकेशन हो रही होती है अनड्यू इन्फ्लुएंस की तरफ इशारा कर रहा होता है, और लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। पेनल्टी के केस में तो इजाजत नहीं देता, पेनल्टी के केस में तो इजाजत नहीं देता। जैसे डी बड़े मैं डी भी साथ करवा देता हूं, वो इससे मिलता जुलता है। कह रहा है आजम गिव्स बाबर ए बॉन्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ रुपीज 1 मिलियन विद इंटरेस्ट एट 12% एट द एंड ऑफ 6 मंथ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड है। With a stipulation that in case of default, interest shall be payable at the rate of 75% from the date of default. और उसमें कंडीशन लगाई गई कि अगर डिफॉल्ट होगा तो इंटरेस्ट कितना पे करना है, और 70, ओरिजिनल कितना है 12%, और डिफॉल्ट में कितना पे करना है 70। अनरीजनेबली हाई है कि डिफॉल्ट जिस दिन से डिफॉल्ट किया उस दिन से 75% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, उससे पहले 12% ही लगेगा, लेकिन जब डिफॉल्ट किया 75% लगेगा। क्या ये अनरीजनेबल? बिल्कुल, ये पेनल्टी है। अच्छा मुझे बताइए, अगर शुरू से पहले दिन से ही 75% रेट एग्री हो जाता, फिर बाद में 12% फिर क्या पहले दिन से अगर कहते हैं कि 75% रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट होगी, फिर स्टेटस क्या होता? फिर ये हमने कहाँ पढ़ा? हाँ ये, लेकिन इसको चैलेंज, क्या इसको पार्टी, अग्रीड पार्टी चैलेंज कर सकती है अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेस पे? कर सकती है। लेकिन इस केस में आपको पता है क्रेडिटर और डेटर के केस में, ये रिलेट कर रहा हूं इस कंसेप्ट को क्रेडिटर और डेटर वाले के साथ, फ्रॉड के साथ, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एज्यूम नहीं किया जाएगा, प्रूव करना पड़ेगा। अगर प्रूव कर देगा एग्रीड पार्टी तो फिर वो उधर भी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, इसको इस तरह का केस हमने फ्री कंसर्न में पढ़ा था ना, डेटर एंड क्रेडिटर के केस में, हाँ जहां प्रिज्यूम के, मैंने दोनों को इकट्ठा मिला के आपके सामने रख दिया। एग्जाम में तो आपको पता नहीं चलेगा ना किस चैप्टर में से क्वेश्चन है। तो याद रखें, अगर पहले 12% था, बाद में डिफॉल्ट के वक्त 75% हुआ, तो आपको पता चल जाए ये पेनल्टी है, पेनल्टी है। लिक्विडिटी डैमेजेस है, हाई अमाउंट है जो कि इक्विवेलेंट टू पेनल्टी होती है,
लॉ इसको अलाउ नहीं करेगा। और अगर कहे पहले दिन से ही 75% अलाउ किया है तो आपने कहना है अगर एग्रीड पार्टी जो है ये क्लेम कर रही है जाके कि एंटी इन्फ्लुएंस है, अगर तो देने को तैयार है तो दे दे भाई, हमें क्या मसला है। लेकिन केस में तो वो यही कहेगा, केस स्टडी में, कि वो अनविलिंग केस फाइल किया है, तो हम कहेंगे एंटी इन्फ्लुएंस कर दे प्रूव, तो फिर कोर्ट 75% नहीं बल्कि रीजनेबल 10, 12 जो भी कोर्ट के ख्याल में रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अलाउ कर देगी जी। नहीं 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 नहीं, इसमें जो देनदार डेटर है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। इसमें डेटर को प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें डेटर और क्रेडिटर के केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ डेटर पे है, जिसने पैसे, जिसने इंटरेस्ट देना है। ये समझ आ रही है कि नहीं बात? ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन? 40 अच्छा क्वेश्चन है। सलीम एंटर्ड, 39 वाला तो मैंने एग्जांपल भी बताई थी ना, वो टैक्सी ड्राइवर था और वो रास्ते में, हाँ जी। 40 सलीम, नहीं ये वो वाली नहीं है अभी जो बताई थी कि रास्ते में पहले छोड़ दिया, ये वो है जब ऊबर वाला लेट आया था और हमारी बिजनेस मीटिंग थी कराची में और लॉस हो गया। हाँ ऑर्डिनरी, यानी अगली टिकट के पैसे तो ऑर्डिनरी लॉस था, लेकिन जो बिजनेस मीटिंग की वजह से लॉस हुआ स्पेशल डैमेजेस था, वो अगर इन्फॉर्म था तो पे होगा वरना नहीं होगा। 40 Slim entered into a contract for the purchase of 5 vehicles from Foni Private Limited (PL), which were to be delivered in the month of February. Salim also entered into another contract for onward sale of these vehicles to Jabbar Limited. However, PL refused to deliver vehicles as contracted. PL ने व्हीकल डिलीवर करने से इनकार कर दिया। अच्छा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये उसने बताया है कि JL वाली सेल का PL को पता था? नहीं, अच्छा नहीं बताया था कि क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ? लिखा नहीं हुआ, हाँ ठीक है, यहाँ पे assumption लेनी पड़ेगी। Slim had to buy the vehicles from another supplier at extra cost of ₹2 million for supplying these to JL। अब देखिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट से महंगा माल उठाना पड़ा, तो डैमेजेस क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, जो कि यहाँ पे इसने क्या बताया हुआ है? 2 मिलियन है। एक्स्ट्रा कॉस्ट 2 मिलियन का मतलब है 2 मिलियन महंगे खरीदे, तो ये 2 मिलियन कौन से डैमेजेस हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस। शाबाश। कह रहा Slim also had to pay compensation of ₹0.6 million to JL due to delay in supply। डिले, ये स्पेशल डैमेजेस हैं। शाबाश। ये क्लेम हो सकता है कि नहीं? इफ करके ना यस नो नहीं करना, इफ करके बताना है। इफ अगर बताया हुआ था तो क्लेम हो सकते हैं, नहीं बताया था तो नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन, मैं अजम्पशन क्यों ली मैंने भला? क्लियर डिसीजन नहीं लिया। अजम्पशन क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने नहीं बताया हुआ कि कम्युनिकेटेड था कि नहीं था। बिल्कुल। चलिए अब ये केस स्टडीज क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज में बताइए भाई, पहले 1 से लेके 17 तक कोई प्रॉब्लम है? 8, हाँ 8 सुन लें। Mr. A entered to an agreement with Mr. B for selling 100 tons of wheat at a specified price to him on 15 March. But before the due date of delivery, the President of Pakistan has passed an ordinance debarring, debar का मतलब क्या होता है? बैन लगाना, debar करना, debarred from casting vote। ये लफ्ज़ कंपनी लॉ में आया था ना केस स्टडी में। कैन ए मेंबर बी डिबार्ड फ्रॉम कास्टिंग वोट? क्या मेंबर को वोट कास्ट करने से मना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये डिबार वाला लफ्ज वो है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स में तो होता ही नहीं है वोटिंग राइट्स, उसमें तो डिबार करने की जरूरत ही नहीं है। डिबार का मतलब है कि वोटिंग राइट था लेकिन उसको मना कर दिया गया। ठीक है। डिबारिंग द इंडिविजुअल्स फ्रॉम सप्लाइंग मोर देन 5 टन ऑफ वीट। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट कह रही है 5 टन से तो ज्यादा सप्लाई कर ही नहीं सकते। स्टेट का लीगल पोजीशन। अच्छा मुझे बताइए क्या लीगल पोजीशन है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट फारक। क्या डैमेजेस पे करेंगे? नहीं करेंगे। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में तो डैमेजेस नहीं होते ना। इम्पॉसिबिलिटी के कैसे?
लेकिन कि ऐसा कैसे वो कहते तुम उनके दिखाओ मैं 50,000 का दूंगा, उनके दिखाता गिर जाता जिस पर से टूट जाती है। अब तो जब घोड़ा पर रहेंगे कहना क्या जा रहे हो? कितना क्या जा रहे हो? अपनी तरह से मुड़ के दिखा है और फर्जा है। ये केस पहले सॉल्व कर लेने मेहरबानी। अल्लाह को इतना सीरियस लेके डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया भाई ने। चले आगे चलते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कम्स टू एन एंड बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस हैज बिकम अनलॉफुल। सही कह रहा है गलत कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो 4 ही टिक कर दो क्या बाकी भी ऑप्शन पढ़ूं? पढ़ लें बिल्कुल। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कम्स टू एन एंड बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड। नहीं, वो वेट तो उधर की उधर है, उधर कौन सा आग लग गई है उधर? गलत। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी कम्स टू एन एंड बिकॉज ऑफ पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। ये पर्सनल नेचर का था ही नहीं, पर्सनल इनकैपेसिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने कौन सा कहा था मुझे पेंटिंग बना के दो, उसका हाथ टूट गया? उसने कहा था मुझे सिंगिंग करके बताओ, गूंगा हो गया। ये सिंगिंग एग्रीमेंट पर्सनल नेचर का तो नहीं था, तो ये भी गलत है। डी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड बी कम्स टू एन एंड बिकॉज सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग्स गेट्स चेंज्ड। नहीं, वो जरूरी जो पता है सर्टेन थिंग्स हो जो एसेंशियल हो चेंज हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग की पॉसिबिलिटी में आ जाता है। याद है वो परेड के लिए गए और परेड मुलतवी हो गई, ठीक है, तो ये वो वाला केस भी नहीं है होटल बुक। हाँ जी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन को टिक करेंगे। और कोई क्वेश्चन? ये ठीक क्लियर हो गया ना मेरे? और कोई क्वेश्चन? 11 Abdullah agreed to supply raw material worth ₹10,000 to Mukesh on credit on 10 जनवरी 2015. Period of credit has not been fixed. इसको अंडरलाइन करें। और मुझे एक बात बताइए जो मैंने पहले कई दफा आपको बताई हुई है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस एग्री ना हो तो क्या रीजन है, और अगर टाइम एग्री ना हो तो एक चीज आप खुद अपनी कॉमन सेंस में बताइए। अकाउंटिंग के इतने क्वेश्चन किए हैं, अगर एक पार्टी दूसरे को चीज सेल करे और टाइम मेंशन ना हो, फर्ज कीजिए रीजनेबल क्रेडिट पीरियड क्या होता है? 15 डेज, 30 डेज, ज्यादा से ज्यादा जो मैंने देखा हुआ ना 3 मंथ्स है। 3 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं। ये बड़े बड़े करोड़ों की प्रॉपर्टी के भी सौदे होते हैं ना, जो करोड़ों के, इनमें भी 3 महीने का टाइम दिया जाता है, 3-4 महीने का टाइम, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता। फर्ज कीजिए हमने साल का भी दे दिया, फर्ज इस केस में, हालांकि साल बहुत ज्यादा है, फर्ज रीजन अब टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो क्या होगा? रीजनेबल पीरियड अज्यूम किया जाएगा ना कि उसको पैसे वापस अदा करने के लिए रीजनेबल पीरियड अलाउ किया जाएगा। जो कि 10 जनवरी को सेल हुई है तो उससे इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक पैसे दे देने चाहिए। चल जुलाई, अगस्त, सितंबर तक दे दे, चल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक दे दे भाई, इससे ज्यादा तो रीजनेबल टाइम नहीं ना होगा। अच्छा आगे चल, कह रहे ना 10 जनवरी 2020, 5 साल के बाद टाइम बार्ड हो गया ये चीज। अब्दुल्ला इज क्लेमिंग हिज अमाउंट आफ्टर कांस्टेंट डिनायल फ्रॉम मुकेश। अब्दुल्ला इज प्लानिंग टू फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। इज सूट मेंटेनेबल? नॉट। क्यों? क्योंकि ये टाइम बार्ड हो गया है, रिकवर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन करेक्ट। नहीं, वो किसी भी डेट के लिए, जो टाइम बार्ड वाली है ना, वो सिर्फ लोन के लिए नहीं है, वो किसी भी डेट के लिए है। वो इवन मेरी सैलरी भी अगर राइज वाले नहीं देते ना तो मैं 3 साल तक क्लेम कर सकता हूँ, 3 साल के बाद मैं नहीं कर सकता। अगर मेरी कोई 3 साल पुरानी सैलरी पेंडिंग थी तो मैं उसको क्लेम कर ही नहीं सकता। अगर केस फाइल कर दिया 5 साल लग गए केस में तो वो नहीं, अगर केस फाइल कर दिया वो अलग बात है, केस वाला अलग बात। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मुकेश बाद में कहे कि मैं पे करने को तैयार हूं, कर सकता है? उसकी क्या कंडीशन? अब वादा कर रहा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिटर्न होगा, साइंड होगा, ऑथराइज्ड। ठीक है, ये याद है आपको? एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड। शाबाश, लिंक हो गया हमारा कंसेप्ट इसके साथ पुराना भी। 11 क्लियर है? क्लियर जी। और की क्वेश्चन? 16 Mr. B chartered Mr. A's ship and agreed to load it with cargo at Karachi within 45 days. Mr. B ने Mr. A से कहा कि भाईजान आपका जहाज जब आएगा 45 दिन के अंदर इसको पूरा लोड कर देंगे, जो जिस भी चीज से लोड करना है। On arrival of ship at Karachi, Mr. B was unable to supply cargo. जहाज आ गया, अच्छा 45 दिन में करना था, ये ध्यान में रखिएगा।
तो अनएबल, वो सप्लाई नहीं कर सका। मिस्टर ए डिड नॉट एक्सेप्ट द रिव्यू, उसने जाके मिस्टर बी ने ऐसे कहा होगा भाईजान मुझे माफ कर दें, मैं हाँ नहीं सप्लाई कर सकता। अभी 45 दिन पूरे नहीं हुए, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना। कौन से ब्रीच? एंटीसिपेटरी। यहाँ पे उसे मेंशन कर देना चाहिए था कि 45 दिन अभी पूरे नहीं हुए, आगे चल के कर रहा है, लेकिन उसे यहीं पे मेंशन कर देना चाहिए। एंटीसिपेटरी ब्रीच है। मिस्टर ए डिड नॉट एक्सेप्ट द रिफ्यूजल एंड कंटिन्यू डिमांडिंग द कार्गो। मिस्टर ए ने कहा कोई नहीं 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 भाई, आपने वादा किया था, करो सप्लाई करो। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 45, इसका मतलब उसने रिफ्यूजल कब किया था? बिफोर 45 डेज। कहता है फिर रिफ्यूजल के बाद और अभी भी 45 डेज होने से पहले वार वाज ब्रोकन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम इम्पॉसिबल। वार की वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्लेम डैमेजेस नहीं कर सकता। अब डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, रिजेक्ट पहले कर दिया था। अगर जिस दिन रिजेक्ट किया था ना उसी दिन वो मान जाता, हाँ मान जाता, कौन ए, उसी दिन मान जाता कि चलो ठीक है इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच खत्म समझो, तो डैमेजेस क्लेम कर सकता था। उसने कहा नहीं नहीं, जब उसने कहा कंटिन्यू डिमांड ऑफ सप्लाई, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई, इसका मतलब उसने ट्रीटेड एज ऑपरेटिव। एंटीसिपेटरी ब्रीच का केस था बट ही ट्रीटेड एज ऑपरेटिव। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वार ना छेड़ती तो ड्यू डेट पे जो ब्रीच होती तो इसे ड्यू डेट के मुताबिक डैमेजेस अलाउ होते हैं, लेकिन अब चूंकि दरमियान में सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, अब डैमेजेस नहीं, अब हाँ अब ये वाइड हो गया। और सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आपको पता है डैमेजेस भी अलाउ नहीं होते। समझ आई कुछ? और के क्वेश्चन? अगर बहुत इस तरह के केसेस जो मतलब इस तरह के होते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप डील नहीं कर सकते, तो इस तरह के केसेस कहाँ पर फिर डील होते हैं? टू कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए टू कंट्रीज में वार हुई तो कॉन्ट्रैक्ट जो उनके दरमियान में आपस में कॉन्ट्रैक्ट वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होते हैं ना, इसीलिए वो वाइड हो जाते हैं। वो फिर जब वार खत्म होगी फिर उसके बाद देखा जाएगा कि नया कॉन्ट्रैक्ट करना है या उसी को दोबारा रिवाइव करना है, वो फिर दोनों पार्टीज का आपस का एग्रीमेंट है। एक मुल्की सतह पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, अगर वो वार के दरमियान है तो उसमें फिर देखिए जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मुल्की सतह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एग्रीमेंट होंगे वो भी नल एंड वाइड हो जाते हैं। जी 28 नेक्स्ट क्वेश्चन 28। मिस्टर बी एग्री टू सप्लाई स्पेयर पार्ट ऑफ मशीन टू मिस्टर ए ऑन 5 सितंबर एट ए पर्टिकुलर प्राइस। मिस्टर बी फेल्स टू डिलीवर स्पेयर पार्ट्स ऑन ड्यू डेट, देयर इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ड्यू डेट में माल सप्लाई करना था नहीं किया। एंड मिस्टर ए फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट मिस्टर बी फॉर द कंपनसेशन ऑफ लॉसेस, और मिस्टर ए ने केस फाइल किया बी के खिलाफ फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉसेस। मिस्टर ए क्लेम दैट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स मशीन कुड नॉट फंक्शन, सो मिस्टर ए क्लेम्ड पहला डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। क्या ये बताइए स्पेयर पार्ट्स ना आने की वजह से मशीन बेकार पड़ी रही, उसकी डेप्रिसिएशन हुई, ये डायरेक्ट लॉस है? क्या ये डैमेजेस की वजह से हुआ? ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है? क्या ये होना ही होना था, डेप्रिसिएशन होनी थी, लेकिन उस डेप्रिसिएशन का फायदा कोई नहीं हुआ ना। उस डेप्रिसिएशन का फायदा, वो डेप्रिसिएशन तो होनी तो इस्तेमाल होने से कोई चीज बनती, आउटपुट होती, वो बिकती, उसका प्रॉफिट आता। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन वो है जो बिल्कुल अब ये तो उसी तरह हो गया जैसे वर्कर्स को सैलरी, वर्कर फारग बैठे होंगे ना, वर्कर्स फारग बैठे होंगे, उनको सैलरी दी गई होगी, फारग किस वजह से बैठे? मशीन नहीं चल रही। मशीन किस वजह से नहीं चल रही? पुर्जा नहीं लगा, तो पुर्जा ना लगने की वजह से मशीन नहीं चली, उसकी डेप्रिसिएशन। पुर्जा ना लगने की वजह से वर्कर्स भी फारिग बैठे रहे, उनको जो पैसे दिए वो भी शामिल होंगे इस कंपनसेशन में। फिर कह रहे लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नॉन फंक्शन ऑफ मशीन, और इसकी वजह से जो कस्टमर का ऑर्डर नहीं आया। याद रखें जो ऑर्डर है ना, इस पे जो नुकसान हुआ, जो प्रॉफिट नहीं हुआ, ये स्पेशल डैमेजेस में आता है। इसमें उसने बेसिकली हमारा कंसेप्ट पूछा है कि क्या हम ऑर्डिनरी डैमेजेस में और स्पेशल डैमेजेस में फर्क कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस में फर्क किस चीज का होता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डायरेक्ट लॉस हुआ है कि इनडायरेक्ट है?
डायरेक्ट हुआ तो ऑर्डिनरी, डायरेक्ट है तो ऑर्डिनरी, इनडायरेक्ट है यानी उसके आगे फर्दर जो कि लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, लॉस ऑफ ऑर्डर है वगैरह वगैरह, ये हमारे स्पेशल डैमेजेस होते हैं। तो इसमें जो पहला और दूसरा है वो ऑर्डिनरी डैमेजेस है। भाई पुर्जा नहीं लगेगा, मशीन नहीं चलेगी, मशीन नहीं चलेगी, वर्कर भी नहीं काम करेगा, लेकिन जो उस पे ऑर्डर नहीं पूरे हुए और उनकी वजह से मुनाफा नहीं हो सका, वो इनडायरेक्ट है, स्पेशल है। तो पहला और दूसरा क्लेम किया जा सकता है, तीसरा नहीं किया जा सकता। तो डी ऑप्शन जिसमें कह रहा है कि डेप्रिसिएशन और सैलरी एक्सपेंस क्लेम किए जा सकते हैं, ये करेक्ट है। और की क्वेश्चन 31, Mr. A agrees to sell 200 bags of sugar to Mr. B on 11th November at ₹500 per bag. Mr. B is to make payment on delivery of sugar bags. Before due date प्राइस 600 हो गई उसने सप्लाई करने से, ये तो सिंपल है। 500 का एग्रीमेंट हुआ था, ड्यू डेट पे 600 हो गया, उस बंदे ने कहा मैंने सप्लाई नहीं करनी, तो कितने 600 के हिसाब से पे करेगा, 500 के हिसाब से और डिफरेंस के हिसाब से 500 के साथ। अरे भाई जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डैमेजेस, हाँ मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मार्केट प्राइस क्या है 600, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, फर्क कितने का आया, पेमेंट कितने की होगी। अभी एमसीक्यू गलत होने लगा था, अभी 49 को उड़ने लगे थे। हाँ 49 पे उड़ने लगा था अभी जी। 100 सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। 36, मिस्टर खान a famous superstar of cricket makes an agreement with some sports goods company for not using bats except manufactured by the company. ठीक है, कंपनी के अलावा और कोई बैट यूज नहीं। एग्रीमेंट टू डू समथिंग है, नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू दोनों। टू डू कि आपका बैट इस्तेमाल करेंगे, नॉट टू डू और किसी का नहीं करेंगे। On some occasions the company finds him using cricket bats manufactured by some other company. There is breach of contract on part of Mr. Khan. Sports goods company में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी होंगे या कि उसको रोकना, तो रोकने वाला ऑर्डर कौन सा होता है, इंजेक्शन या स्टे ऑर्डर। इंजेक्शन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो तब करते हैं जब वो कहता है मैंने आप ही की कंपनी का बैट इस्तेमाल नहीं करना, तो हम तब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता। अब हमने मना क्या करवाना है, दूसरी कंपनी का, तो ये इंजेक्शन जो कि ऑप्शन है डी, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गया जी। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए चैप्टर 6 की केस स्टडीज भी हो गई और एमसीक्यूज भी हो गए। चलिए अब इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को कॉलेज की अनाउंसमेंट के मुताबिक सैटरडे भाई क्या करें हम खुद नौकर की नखरा की, सैटरडे को क्लास होगी, उसमें इंशाल्लाह फिर चैप्टर 7 अपना सेकंड लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करें। हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रह गया, चैप्टर 7 और चैप्टर 1। चैप्टर 1 सिर्फ रटे वाला, उसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है चैप्टर 1 आप घर बैठ के तैयार कर सकते हैं, ना 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 ना, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो आपको घर बैठ के डबल, जो यहाँ से 1 घंटा बचाएंगे घर बैठ के 2-2.5 घंटे लगाने पड़ेंगे उसके ऊपर, फिर भी वो क्वालिटी नहीं आएगी जो क्लास में बैठ के आती है। तो चैप्टर 7 और फिर उसके बाद चैप्टर 1। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।